चौधरी साहब की निजी बातें बताइए। आप तो उनके बहुत करीब रहे। खाने में क्या पसंद था उन्हें, कौन सी चीज़ों से खुश होते थे, किन चीज़ों पर नाराज़ हो जाते थे, ऐसे कुछ पुराने संस्मरण आपको याद पड़ते हों? अब एक बार चौधरी साहब यहाँ दौरे पे आए मेरठ में और सर्किट हाउस में रुके। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप खाने पे घर पे चलो। तो चौधरी साहब ने मेरे से कहा घर पे तो मैं नहीं जाने का, लेकिन खाना बनवा के तुम घर से लेके आओगे। मैं खाऊंगा तुम्हारे घर का ही खाना, लेकिन घर पे नहीं जाऊंगा। और वो घर पे जाने को मना कर दिया। मैंने पूछा, मैं कहा जी क्या पसंद करोगे? तो उन्होंने मेरे से कहा एक आलू मेथी की सब्ज़ी और दही और 4 चपाती, यही ले आओ। तो मैं गया घर, जाके मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं कहा चौधरी साहब का खाना बनाओ और ये बनाना। वो कहने लगी कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। इतने बड़े नेता। तो जब वो कहने लगी, मैंने कहने लगी तो ये तो मैं नहीं कुछ और। तो उन्होंने दाल भी बनाई और सब्जी भी बनाई और अदबिली दही भी दी, सलाद वालाद सब दिया, ठीक से खाना दिया। और मैं कुछ फालतू भी ले गया क्योंकि उनका वो करतार सिंह सैडो भी रहता था साथ, और भी मका कोई हो सकता है। तो जब गए तो मुझे डांटने लगे, मैंने तुम्हें बताया था और तुम ये इतना क्यों ले आए? मैंने कहा साहब आपकी पुत्र वधू नहीं दिया, इसमें मेरा कुछ नहीं है। वो कहने लगी इतने बड़े नेता हो के ये क्या लेके जाओगे तुम? नहीं मैं अपने हिसाब से बना दूंगी। बना दिया। कहने लगी नहीं चलो करतार सिंह और हम खाएंगे और जो बचेगा यहाँ इनको और को दे देंगे। तो इतनी सादगी चौधरी चरण सिंह में थी बहुत ज़्यादा। उनके सुरक्षाकर्मी करतार सिंह, हाँ जी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी। तो करतार सिंह में ऐसी क्या खूबी थी, ऐसा क्या लगा चौधरी साहब को कि वो करतार सिंह एकदम उनके जीवन में रियल में शैडो की तरह बन गए, उनकी छाया की तरह बन गए? हाँ। लोग बताते हैं पुराने आपकी तरह, हमने तो देखा नहीं लेकिन सुना है कि एकदम ब्लाइंड फेथ करते थे करतार सिंह के ऊपर। हाँ। और कई बार ऐसे किस्से हमने सुने कि लोग गए, किसान, चौधरी साहब ने उन्हें डांट दिया, वो चले आए, करतार सिंह बाहर आए, उन किसानों को बिठा के बात की और उन्हें डाइल्यूट किया, उन्हें खुश कर दिया कुछ बातों से और कहा कि जाओ काम हो जाएगा, मैं चौधरी साहब को मना लूँगा। और बाद में चौधरी साहब से रिक्वेस्ट कर ली तो काम भी हो गया। हाँ, मतलब एक सुरक्षाकर्मी से ज़्यादा एक वो सेवक, हाँ, वो सुरक्षाकर्मी और के साथ साथ सेवक भी रहा और ईमानदारी से चौधरी साहब की सेवा उसने की। तो सम्मान हो ही जाता है ईमानदार आदमी का, सेवक आदमी का, तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता ही है इंसान पे। तो यही रहा। अब एक बार ये हुआ, चौधरी साहब जब मेरठ आते थे तो बाई ट्रेन आते थे। अच्छा। और सभी पार्टी के, हम सब पार्टी के लोग हापुड़ आके ट्रेन रुकती थी, ये लखनऊ मेल, और वहाँ से बाई कार मेरठ लाते थे। तो एक बार जब चौधरी साहब मुजफ्फरनगर से हार गए। आप उधर बताइए ये वाली बात जी, ट्रेन वाली वहीं से शुरू कर दीजिए सर। चौधरी साहब जब मेरठ आते थे तो वो लखनऊ मेल से, लखनऊ से हापुड़ आते थे क्योंकि मेरठ तक कोई ट्रेन नहीं थी। और हापुड़ में सभी हम सब पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता होते थे सुबह 5 बजे वहाँ जाके उनको रिसीव करते थे, साथ लाते थे। तो जब चौधरी साहब मुजफ्फरनगर से मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हार गए थे और तो कार्यकर्ताओं में निराशा थी। उसके बाद जब चौधरी साहब लखनऊ से हापुड़ आए तो जितनी संख्या में, जितनी गाड़ियों में लोग जाते थे रिसीव करने, उतने नहीं गए।
लेकिन मैं क्योंकि यहाँ छात्र राजनीति में था, तो मैं कुछ छात्र साथियों को इकट्ठा करके कुछ पार्टी के लोगों को लेके गया। उतनी भीड़ नहीं गई जितनी जाती थी हमेशा। तो चौधरी साहब सोए हुए थे, तो उन्होंने करतार सिंह ने उनको जगाया। कहने लगे जी कुछ लोग लेने के लिए आए हैं, कह रहे 1 मिनट चलना। तो चौधरी साहब ने कहा कौन है, कौन कौन लोग आए? तो उन्होंने कहा आग साहब वो जो छात्र नेता है जगत सिंह, मेरठ कॉलेज का प्रेसिडेंट है, वो रहा है, वो जिद कर रहा है। हम इतनी सवेरी चौधरी साहब को यहाँ लेने आए, तो तुम उनको दिल्ली भी जाना था और ये था कि दिल्ली भी जा सकते हैं, मेरठ भी। तो जब हमने जिद करी और उन्होंने कहा साहब कुछ छात्र नेता और छात्र हैं, वो जिद कर रहे हैं कि आप चलो, तो चौधरी साहब उठे और फिर मेरठ आए। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, रुके और नहा धो के नाश्ता करके तब दिल्ली गए। तो वो ये कार्यकर्ताओं की बातों का भी सम्मान करते थे। अगर सब कहते थे तो ये थे। और जहाँ तक काम का भी सवाल है, ये बात भी सत्य है। चौधरी साहब से जब लखनऊ काम के लिए लोग जाते थे यहाँ उनके क्षेत्र के, तो वो कहते थे तुम इतनी दूर किराया खर्च करके क्यों आ गए? तुम एक पोस्ट कार्ड लिख सकते थे, किसी विधायक को कह सकते थे, वो भी मुझे बता सकता था, तो क्यों खर्च करके यहाँ आ गए? और डांट देते थे। लेकिन सच्चाई ये इतने लखनऊ से वो मेरठ आते थे, उनका काम हुआ मिलता था। चौधरी साहब ने ये भी कहा जाता है बार बार कि बागपत की उपेक्षा हुई कहीं ना कहीं, या नूरपुर की भी उपेक्षा हुई एक तरह से, जहाँ चौधरी साहब का जन्म हुआ, जहाँ के वो रहने वाले थे। उतने काम वहाँ नहीं हुए तुलनात्मक रूप से अगर देखें। बाद के कुछ उनकी बाद की जनरेशन के कुछ नेताओं के जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं या उनके जो अपने गांव हैं, उनमें खूब पैसा खर्च हुआ। ये है चौधरी साहब का जो वो देखते थे, पूरे प्रदेश को देखते थे, और जब सेंट्रल गए तो पूरे देश के बारे में सोचते थे। और चुनाव जीतने के बाद वो ये कहते थे अब जिसने वोट दिया वो भी मेरा सहयोगी है, जिसने नहीं दिया वो भी मेरा सहयोगी। मेरे लिए पूरा क्षेत्र एक सा है, मेरे लिए पूरा प्रदेश एक सा है, मेरे लिए पूरा देश एक सा है। और वो पॉलिसी बना करके जब यहाँ उत्तर प्रदेश में रहे तो भूमि सुधार उन्होंने करवाया। वो पूरे उत्तर प्रदेश के हित में हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में हुआ। चकबंदी एक्ट बनाया, वो पूरे प्रदेश के किसानों के हित में हुआ। मंडी समिति एक्ट उन्होंने बनवाया, वो पूरे प्रदेश के किसानों के हित में हुआ। जिमीदारा खात्मा किया, वो पूरे देश की जनता के लिए हित में हुआ, सर्व समाज के हित में हुआ। तो जितने भी कानून बनाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग लागू नहीं होने दी, वो पूरे देश के किसानों के लिए हित में हुआ। तो वो उनकी वाइड सोच थी और वो दूर की सोचते थे, वो देश के लिए सोचते थे। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बागपत जैसा गढ़ छोड़ के मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ने के लिए गए वो, और मुजफ्फरनगर में चुनाव हार गए? चौधरी साहब का चुनाव हारना राजनीति में उस समय एक बड़ी घटना थी, मामूली बात नहीं थी। हाँ। तो थोड़ा ये बताइए कि क्यों गए वो बागपत छोड़ के, और फिर वहाँ चुनाव लूज क्यों किया? ये है कि वहाँ उससे पहले रघुवीर शास्त्री मेंबर पार्लियामेंट थे। वो जिद करने लगे कि मैं यहाँ सिटिंग एमपी हूँ और मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने उनकी बात का सम्मान रखने के लिए, और वीरेंद्र वर्मा जब भारतीय क्रांति दल में ही थे, और उन्होंने कहा कि साहब 9 सीटें मुजफ्फरनगर ज़िले में 9 की 9 जीती हुई हैं, तो आप वहाँ से लड़ो, और शास्त्री जी यहाँ से लड़ना चाह रहे हैं, इनको लड़ लेने दो। तो
मुजफ्फरनगर के लोगों के अनुरोध पे चौधरी साहब एग्री हो गए, जबकि बागपत के लोग ये चाहते थे कि चौधरी साहब हमारे यहीं से लड़े। लेकिन उन्होंने अपने एक साथी और अपने सहयोगियों की बात का सम्मान करते हुए वो वहाँ से एग्री हो गए थे दूसरी बार भी। हाँ जी, बागपत से। हाँ जी, और चौधरी साहब हार गए। हाँ जी, नहीं शास्त्री जी भी हारे। शास्त्री जी भी हारे। हाँ, और चौधरी साहब भी हारे। चौधरी साहब भी हारे। तो आपको ऐसा लगता है चौधरी साहब बागपत रहे होते तो जीत जाते? 100% जीतते। अगर चौधरी साहब बागपत से लड़ते 100% जीतते। लोग तो मुजफ्फरनगर तक गए कि साहब आप यहाँ से विड्रॉ करो और हमारे यहाँ से नॉमिनेशन करो। मुजफ्फरनगर क्यों लूज कर गए? मुजफ्फरनगर लूज का कुछ तो लोगों का ये आरोप रहा कि वर्मा जी ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। चौधरी साहब तो आते नहीं थे अपने चुनाव में, मतलब ये भी आरोप लगा। लेकिन अब ये तो ईश्वर जाने कहाँ तक है। लेकिन ये हुआ उन गांव में सलेख चंद जी थे, मुजफ्फरनगर ज़िले के वैश्य समाज के बड़े लीडर थे। तो उन गांव में उन्होंने कुछ किसानों के खिलाफ में बोल दिया, वहाँ झगड़ा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो पूरे वैश्य समाज में और अपर कास्ट के लोगों में उसका रिएक्शन हुआ और उन्होंने सबने खिलाफ वोट की। जो ठाकुर हुकम सिंह, विजयपाल, हाँ ठाकुर विजयपाल सिंह जी कम्युनिस्ट पार्टी के थे और वो सीट कम्युनिस्ट पार्टी के समझौते में चली गई। कांग्रेस और कम्युनिस्ट का समझौता था, उसमें चले गए थे। वो लोक दल के जिला अध्यक्ष रहे चौधरी साहब की पार्टी के बाद में। और उस टाइम पे ऐसा माहौल बना उन्होंने चौधरी साहब को हरा दिया। फिर बाद में वो लोक दल में ही आ गए थे क्योंकि बगैर चौधरी साहब के वो एमएलए भी नहीं बन सकते थे, एमपी तो बड़ी बात थी। थोड़ा ये बताइए आप कि जब चौधरी साहब आते थे गांवों में तो लोगों से उनका संवाद किस तरह का होता था? जब चौधरी साहब आते थे तो वो सीधे उनको स्टेज पे ले जाते थे हम, और स्टेज पे जब उनका भाषण समाप्त हो जाता था तो फिर वहीं थोड़ी देर वो रुकते थे स्टेज पे। तो मुख लोग सब वहाँ भी उनसे मिल लेते थे और वो अपना दौरा पूरा करने के बाद मेरठ सर्किट हाउस में आकर रुकते थे और मेरठ सर्किट हाउस में आके सब पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिलते थे, नाइट होल्ड करते थे, अगले सुबह फिर मिलते थे और तब दिल्ली या लखनऊ जहाँ भी उनको जाना होता था या दौरे पे जहाँ भी जाना होता था तब जाते थे। तो अब जब इतनी आत्मीयता से वो मिलते थे बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं से कि वो उन्हीं के समर्थक बन के रह जाते थे चौधरी साहब के। कुछ लोग बताते हैं पुराने कि होली बहुत अच्छा गाते थे चौधरी साहब। होली का मैं एक फ़ोटो भी दूंगा आपको। ये है कि चौधरी साहब को महाभारत की होली सुनने का और गाने का दोनों तरह का शौक था। एक बार पतला कॉलेज में चौधरी साहब आए, वहाँ गाजियाबाद के जब जिला अध्यक्ष थे जनता पार्टी के योगेंद्र पाल सिंह योगी, पतले के रहने वाले थे और उन्होंने ही डोनेट करी थी ज़मीन स्कूल के लिए। उसमें चौधरी साहब आए थे, मैं और योगी जी दोनों दिल्ली गए और उनको हमने इनवाइट किया। तो वो कहने लगे क्या ज़रूरत है, सब जानते ही हैं, मैं जाता ही रहता हूँ। हमने कहा मगर नहीं जी, हमने होली का आयोजन किया। तो जब उनको ये बताया कि साहब होली का आयोजन हुआ तो वो तुरंत तैयार हो गए और आए। और चौधरी साहब स्वयं भी आए और सूचना और प्रसारण मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में थे पीलू मोदी, उनको भी साथ में लाए और होली उन्होंने सुनी। और फिर वे खुद भी कहने लगे कि अच्छा भाई ज़्यादा तो नहीं लेकिन महाभारत की एक होली का टेक मैं भी उठाता हूँ, और उन्होंने भी महाभारत की होली वहाँ गाई।
थोड़ी, और बाकी सब गाने वाले जो थे तो उन्होंने भी गाया। चौधरी साहब जो उनकी पढ़े लिखे आदमी रहे, लॉ भी किया उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएट रहे, तो उनकी भाषा रिफाइंड थी, लेकिन जब वो इधर आते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में, तो क्या ठेठ कोरवी में बात करते थे? हाँ, वो तो पढ़े लिखे लोगों में पढ़े लिखी की बात करते थे, आम किसानों में किसानों की बात करते थे। पूछते थे किसानों से फसल कैसी है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ, क्या बताओ आपके के लिए मैं क्या भला कर सकता हूँ आपका। तो ये सब जानकारी लेते थे जब आते थे। जब भी तो वो जहाँ मीटिंग करते थे वहाँ भी, और फिर सर्किट हाउस में होकर भी शाम को भी मिलना, सुबह को भी मिलना। तो खड़ी बोली पर पकड़ थी उनकी। हाँ, वो तो सभी भाषाओं पे भी, हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं पे, उनको उर्दू तीनों भाषाओं का पूरा ज्ञान था जी। हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। एक्सरसाइज करते थे? हाँ, सुबह को टहलते थे और टहलने के बाद में फिर हल्की एक्सरसाइज करते थे। और कभी कभी जब वो इजी मूड में रहते थे, रिलैक्स, शाम के टाइम बैठ के, माता जी होती थी, वे होते थे, एक दो उनके और सहयोगी होते थे, तो बैठ के वो रिलैक्स होने के लिए ताश खेलते थे। ताश में कौन सा खेल खेलते थे? बस वो तो जो भी साथियों की राय बनती थी वही खेलते थे। क्रिकेट नहीं देखते थे चौधरी साहब? क्रिकेट देखने कभी गए नहीं वो। फिल्में भी कम देखते थे? हाँ, फिल्में भी नहीं देखते थे। जब चौधरी साहब गए इस दुनिया से, तो उस वक्त लाखों किसानों का हुजूम दिल्ली में था। हाँ, किसान घाट के लिए। आप भी उस वक्त वहाँ मौजूद रहे। हाँ। तो थोड़ा उन पलों के बारे में बताइए कि उस दौरान जो किसानों का हुजूम वहाँ पे जुटा था, किस तरह की फीलिंग्स किसानों के बीच थी और कैसे किसान घाट के लिए ज़मीन ली गई थी? ये है, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हित में इतने काम किए, आम जनता के, गरीब जनता के लिए किए, कि उनसे व्यक्तिगत लगाव जितना मैंने उनके प्रति लोगों में देखा, इतना मैंने किसी नेता के लिए नहीं देखा। और उसकी वजह दोनों थी। देश आज़ाद होने से पहले तो जो आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने काम किया, वो पैदल, घोड़े से, बैल बोगी से और बैल तांगे से, जो भी साधन मिलता था उसी से वो आज़ादी की लड़ाई में गांव-गांव जा कर के मीटिंग उन्होंने की शुरुआत में। और उसका लाभ चौधरी चरण सिंह जी को पूरे आजीवन मिला राजनीति में। चौधरी साहब तो हमारे यहाँ आए थे, चौधरी साहब ने हमारे यहाँ खाना खाया था, चौधरी साहब हमारे यहाँ एक रात रुके थे। ये अब बिचपड़ी गांव है बागपत ज़िले में, वहाँ के महाशय छज्जू सिंह जिला पंचायत के सदस्य रहे और एमएलए रहे। तो वो जब फरार थे, घूमते घूमते उनके यहाँ पहुँच गए और कहा, मैं लगातार महीनों से घूम रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं आराम करूँगा। और वहाँ कई रोज वे रुके उनके यहाँ। बाद में भी मूवमेंट के समय की बात। हाँ, जब 1942 का मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें वो पूरी वेस्टर्न यूपी में, क्या यूपी, पूरी यूपी में घूमे। और जहाँ रुक गए, जिस गांव में रुक गए, उससे व्यक्तिगत लगाव हो गया चौधरी साहब। और उसका बेनिफिट वहाँ से छज्जू सिंह को 74 में उन्होंने टिकट मांगा, तो और उनके याद दिलवाई ये बात। चौधरी साहब जब आप फरारी में थे, ये महाशय जी वे हैं जिनके यहाँ आप रुके थे, कई रोज रुके थे। बागपत से एमएलए? बागपत से, खेकड़ा से। खेकड़ा से, हाँ, उस समय खेकड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, केस रहती। तो वो गुज्जर समाज से थे, तो चौधरी साहब ने उनको 2 बार विधायक बना दिया। हाँ जी। सभी को बगैर पैसे, बगैर साधनों के
जिस पे भी आशीर्वाद चौधरी साहब का हो गया, वही MP और MLA बनता और मजिस्टर बनते चले गए। बहुत बड़ी टीम है। आप देखो आज भी भाई हरियाणा में देवीलाल जी और उनका परिवार कई बार मुख्यमंत्री रहा चौधरी साहब के आशीर्वाद से ही। बिहार में कर्पूरी ठाकुर हो, रामसुंदर दास हो, वे सब चौधरी साहब के बदौलत ही चीफ मिनिस्टर बने वहाँ बिहार में। उड़ीसा में बीजू पटनायक भी, नवीन पटनायक भी, तो वे सब, रवि राय, वे सब लीडर भी बने। और उनका बेटा 15 साल चीफ मिनिस्टर रहा। तो चौधरी साहब तो आत्मीयता से इतना लगाव उनका आम फॉलोइंग से रहा, अपने कार्यकर्ता और फॉलोइंग से रहा। कार्यकर्ता में, बड़े नेता में उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया। वो जितने खुशी के साथ नेताओं से मिलते थे, उससे ज़्यादा खुशी के साथ आम कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से मिलते थे। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व तो बड़ा रोवीला था। हाँ जी। और नाराज़ भी जल्दी हो जाते थे। हाँ जी। तो आपसे हुए कभी नाराज़? मेरे से नाराज़ होने का मौका मैंने दिया नहीं कभी। आपने समझ लिया था उनके व्यक्तित्व को अच्छे से। हाँ। MP MLA जो और मंत्री रहे, उनसे ज़्यादा प्यार चौधरी साहब का मुझे मिला। तो आपने चौधरी जगत सिंह जी के हवाले से बहुत सारे किस्से सुने, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के, जो किसानों के बड़े नेता रहे। हम इस सीरीज में कुछ और उनके साथ के नेताओं से बात करेंगे, कुछ और वीडियो रिलीज़ करेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। चलो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे शुभ अवसर पर चौधरी चरण सिंह जी का 23 दिसंबर का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में आपने हमें कुछ वार्तालाप करने का और उनके बारे में जानकारी देने का अवसर दिया। इसके लिए मैं भी आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।